हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज मैं आपके साथ डिस्कस करने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के एमसीक्यूज। आपको करना क्या है इसके अंदर? सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन को रीड करना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को रीड करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसके आंसर ढूंढेंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद जब मैं आपको आंसर दिखाऊंगा तो आप उसके साथ आंसर को चेक करेंगे। अगर आपका आंसर सही आता है तो वाओ, आपने अपने आप को एक मार्क देना है, एक नंबर अलॉट करना है। लेकिन अगर आपका आंसर गलत भी हो जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हो ना। तो या तो आप जीतोगे या कुछ सीखोगे। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है। उस क्वेश्चन का जो आंसर गलत हो गया उसको आप अपने पास मार्क कर लेंगे कि ये आंसर आपका गलत था, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी रहेगी उसको याद करने में कि मुझे ये वाला क्वेश्चन रिवाइज करना है। वीडियो के एंड पर आपने क्या करना है, जितने भी आपके नंबर आए हैं बेटा, चाहे वो 14 आउट ऑफ 20 हैं, 25 है, 16 आउट ऑफ 25 है, या 25 आउट ऑफ 25 आपके सारे करेक्ट हैं, वो नंबर आपने मेंशन करने हैं। ध्यान रहे कि अगर आपका स्कोर 20 से 25 के बीच में आ रहा है तो वाओ, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, गुड, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आपके नंबर 15 से 20 के बीच में आते हैं तो बेटा आपको रिवीजन की ज़रूरत है। और अगर आपके मार्क्स 15 से भी कम आ रहे हैं तो आपको नोट्स, बुक्स, इन सबको बहुत थॉरोली गो थ्रू करना होगा। जो भी बुक्स आप रेफर कर रहे हो, जो भी नोट्स आप कर रहे हो, उसको तसल्ली से, उसको ढंग से दोबारा से पढ़ना है आपको। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेडियो गाइस, कॉपी पेन ले लिया बेटा आपने? ग्रेट, चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, two distinct approaches emerged within the Congress. Which of the following accurately reflect these contrasting views? अभी आपको बताना है कि कौन सी दो अप्रोचेस थी जो कॉन्ट्रास्टिंग थी। ए नंबर है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू advocated for boycott of all British institutions and focus on radical mass agitation. ऑप्शन बी आपके पास है, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस सपोर्टेड पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल काउंसिल्स टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज फ्रॉम विद इन। ऑप्शन सी आता है, गांधी एंड द ओल्डर कांग्रेस लीडरशिप वर डिवाइडेड ओवर द यूज ऑफ वायलेंस इन द मूवमेंट, इवेंचुअली लीडिंग टू अ स्प्लिट। ऑप्शन डी क्या है आपके सामने, यंगर लीडर्स वांटेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस while the older generation preferred gradual reforms। तो यहाँ पर जो दो अप्रोचेस हैं, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस सपोर्टेड पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल काउंसिल्स टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज फ्रॉम विद इन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता इन द 20th सेंचुरी? भारत माता की जो इमेज है वो किसने क्रिएट की थी? ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। ऑप्शन बी, अभिनंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने भारत माता की इमेज को क्रिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। Who himself took interest to revive folklore in West Bengal? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी अवनिंद्रनाथ टैगोर, और ऑल ऑफ दी अबव। देखो यहाँ पर जो रिवाइव किया है फोकलोर इन वेस्ट बंगाल, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में इन स्टेटमेंट को अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी। ठीक है, ऑन द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन इंडिया प्रायर टू इंडिपेंडेंस। और आपके पास चार ऑप्शंस हैं, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन वाज पास्ड, बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, और सॉल्ट मार्च एंड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखो बेटा, इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो ये हो गया नंबर 1। फिर बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन हुआ था नंबर 2,
और उसके बाद तीसरे नंबर पर हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, और चौथे नंबर पर हुआ था सॉल्ट मार्च। तो यहां पर हमारा आंसर होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन चेक करो बेटा, डी ऑप्शन में आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन intimately connected to the western education, awareness of people, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, और नन ऑफ द अबव। बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म जो था इट वाज कनेक्टेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करनी है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, पहला है साइमन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जॉन साइमन, ये करेक्ट है स्टेटमेंट बेटा। हाँ जी, खुद किसान सभा वाज हेडेड बाय महात्मा गांधी, देखो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इनकरेक्ट। आगे भी चेक कर लेते हैं। इन अवर द पीसेंट मूवमेंट डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। इन 1921 गांधी जी हैड डिजाइंड अ ट्राई कलर स्वराज फ्लैग, ये भी करेक्ट है। और एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्वराज पार्टी जो बनी थी उसका एक अप्रोप्रिएट रीजन क्या हो सकता है? आपके पास 4 रीजन दिए हैं और आपको बताना है कौन सा अप्रोप्रिएट रीजन है। ठीक है, ऑप्शन ए है इट वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स। ऑप्शन बी है इट वांटेड मेंबर्स ऑफ ए कांग्रेस टू आस्क फॉर पूर्ण स्वराज फॉर इंडियंस। ऑप्शन सी कहता है इट वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू अपोज साइमन कमीशन। और ऑप्शन डी कहता है इट वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू आस्क द डोमिनियन स्टेट फॉर इंडिया। देखो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट जो रीजन है स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन का वो था कि भैया जितने भी मेंबर्स हैं कांग्रेस के वो काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस आ जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इट वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration, which quote reflects the anti-imperialist sentiment that prevailed among the many Indians during the non-cooperation movement. यहाँ पर कोट आपको फाइंड करनी है जो रिफ्लेक्ट करती है एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटीमेंट को। आपका पहला ऑप्शन है द ब्रिटिश एम्पायर इज ए फ्रॉड एंड ए शैम, it is built on force and injustice, we must not cooperate with it in any way. Option B है Swaraj is not merely political independence, it is much more than that. It is the regeneration of Indian society, it is the purification of Indian society. तीसरी कोट है we must not only boycott British goods, but we must also boycott British institutions such as schools and courts. We must build our own institutions based on our own principles. और चौथी कोट है इसमें स्वराज इज माई ब्राइट राइट एंड आई शेल हैव इट। आपको बताना है वो कौन सी कोट थी, कौन सा नारा था जो एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटीमेंट मूवमेंट के लिए यहां पर माना गया है। और आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, द ब्रिटिश एम्पायर इज ए फ्रॉड एंड ए शैम, इट इज बिल्ड ऑन फोर्स एंड इनजस्टिस, we must not cooperate with it in any way। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बतानी है कौन सी है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1918, देखो यहां पर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इन 1918 गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रही मूवमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1921, ये भी करेक्ट है। जलियांवाला बाग मासकेयर टुक प्लेस इन ऑन 30th अप्रैल 1919, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है।
तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो गई आपकी, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1918, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द सॉल्ट सत्याग्रह मार्च, also known as Dandi March of 1930 was a landmark event in the history of India's freedom struggle. As part of the civil disobedience movement against the British rule, satyagrahis led by Gandhi marched from the Sabarmati ashram in Ahmedabad to the coastal village of Dandi from 12th March to 5th April 1930 and made salt from sea water, breaking the salt law imposed by the British. गांधी जी जो है, जिसको नमक आंदोलन भी कहा जाता है, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि What did Mahatma Gandhi declare about the tax on salt and the government monopoly over its production during British rule? एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, ऊपर तो आपको स्टेटमेंट दी गई है एक, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, What did महात्मा गांधी डिक्लेयर अबाउट टैक्स ऑन सॉल्ट, जो नमक पर टैक्स लगाया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश रूल में और जो उनकी मोनोपोली थी उसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा। ऑप्शन ए, गांधी जी सपोर्टेड द टैक्स ऑन सॉल्ट एज ए नेसेसरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्या गांधी जी ने कहा था कि टैक्स लगना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है? नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। गांधी जी बिलीव दैट सॉल्ट वाज नॉट एसेंशियल फॉर द पीपल, नहीं, गांधी जी क्या नमक को एसेंशियल नहीं मानते थे? ये भी इनकरेक्ट है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना नमक के तो आप कुछ खा ही नहीं सकते, हर चीज में नमक डलता है बेटा। गांधी जी डिक्लेयर दैट टैक्स ऑन सॉल्ट रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि जो टैक्स लगाया जाता है सॉल्ट पर वो बहुत ही एक घिनौना चेहरा दिखाता है ब्रिटिश रूल का, ये करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर। गांधी जी आर्ग्यूड दैट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नमेंट मोनोपोली ऑन सॉल्ट प्रोडक्शन, कि गांधी जी ने एक्सपेंशन के लिए कहा था कि गवर्नमेंट की मोनोपोली को बढ़ा देना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गांधी जी डिक्लेयर दैट टैक्स ऑन सॉल्ट रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द peasants of Kheda district of Gujarat in 1915, 1916, 1917 और 1981, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर ओवर अ ईयर, द मूवमेंट कंटिन्यूड बट बाय 1935 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। 1934 में इसका मोमेंटम जो है वो कम होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स प्रॉम्प्टेड महात्मा गांधी टू रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऐसा कौन सा इवेंट था जिसने गांधी जी को दोबारा से ये इनडायरेक्टली फोर्स किया कि भैया नहीं, दोबारा से रीलॉन्च करो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को? वो रीजन आपको बताना है। ऑप्शन ए, द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स फॉलोइंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन बी, the breakdown of negotiations at the Round Table Conference and subsequent repression by the British government. Option C है the growing support for the Congress and its policies, और option D आता है the failure of the British government to implement the recommendations of the Simon Commission। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन था जिसकी वजह से गांधी जी ने रीलॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो था ऑप्शन बी, the breakdown of negotiations at the Round Table Conference and the subsequent repression by the British government. Next question पर आते हैं बेटा। In Awadh, peasants were led by which sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer? Option A, Baba Ramdev. Option B, Baba Nagarjuna. Option C, Baba Ramachandra. Option D, Baba Parmanand। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बाबा रामचंद्रा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट गिवन बिलो। द मूवमेंट ब्रोक colonial laws and also refused cooperation with the British.
ऑप्शन ए रोलाट सत्याग्रह मूवमेंट, ऑप्शन बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है बेटा यहाँ पर। द मूवमेंट ब्रॉक कॉलोनियल लॉज, इनमें से कौन सा मूवमेंट था जिसने कॉलोनियल लॉज को ब्रॉक किया था, तोड़ दिया था और कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया था? वो कौन सा था लॉ बेटा? उसका नाम था, उस मूवमेंट का नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which province did not boycott the council election? Option A Madras, option B Ahmedabad, option C Hyderabad, option D Lucknow. The correct answer is beta Madras. How was the Rowlatt Act 1919 perceived in terms of fundamental rights and civil liberties by Indians? Option A, it was viewed as a regressive legislation in favor of the majority Indians. Option B, it was considered as severely curtailing the right to personal liberty. Option C, it was seen as a necessary measure to prevent communal tensions. Option D, it was regarded as a safeguard for protecting British soldiers. बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। इट वॉज कंसिडर्ड एज सेवरली curtailing द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। जो रॉलेट एक्ट था बेटा वो इसलिए ये माना जा रहा था क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो पर्सनल लिबर्टी के राइट्स है वो सारे के सारे कर्टेल किए जा रहे थे, कम किए जा रहे थे, मतलब उस पर रोक लगाई जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग लेड टू द पीजेंट्स मूवमेंट इन बारदोली इन 1928? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। बारदोली में जो पीजेंट मूवमेंट था उसको कौन लीड कर रहा था? ऑप्शन डी, दैट इज वल्लभ भाई पटेल। According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished in India as a result of option A famines, option B epidemic, option C First World War, option D both A and B. A and B मतलब ये दोनों की वजह से 1921 में करीब करीब 1.25 करोड़ लोग जो है बर्बाद हो गए थे, खत्म हो गए थे। किसकी वजह से? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है फेमाइन्स एंड एपिडेमिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। दिस इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, द इंडियन मासेस विलिंगली पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्पाइट द चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Accordingly, which of the following quotes best reflect the outlook of the masses? कौन सी कोट, कौन सा नारा है जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को? ऑप्शन ए में दे रखा है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। ऑप्शन बी कहता है, एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब आंख के बदले आंख अगर आप बोलोगे तो पूरा जो वर्ल्ड है वही ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर कहीं पर इनजस्टिस हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरे जस्टिस को थ्रेट है कि कल को वहां पर भी इनजस्टिस हो सकता है। ऑप्शन डी, ओबीडियंस इज द की टू अ पीसफुल सोसाइटी। तो यहां पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो उसका नारा था वो था, इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो दिस रिप्रेजेंट, दिस कोट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आउटलुक ऑफ द मासेस। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा आंसर? सी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंडियन नेशनल मूवमेंट को आपने एक सीक्वेंस में बांधना है कि पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो जरा पढ़ते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी इरविन पैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था? इसमें स्वराज पार्टी बनी थी नंबर 1 पे। नंबर 2 पर आता है हमारा लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद जो हुआ था
फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन हुआ था नंबर 3, और उसके बाद आया था गांधी इरविन पैक्ट नंबर 4। तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। आप ये कह सकते हो फर्स्ट 1 2 4 एंड 3। देखिए जरा किस में 1 2 4 एंड 3, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा आप। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, रॉलेट एक्ट, पूना पैक्ट साइंड, गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण। आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस के अंदर में डालना है कि सबसे पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण, ये हो गया 1 नंबर पे। फिर आया था रॉलेट एक्ट नंबर 2 पर। फिर उसके बाद हुआ था हमारा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और चौथे नंबर पर आया हमारा पूना एक्ट साइंड। यानी कि सबसे पहले हम इसको बोलेंगे 1, और फिर ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4। यानी कि अब आप देखेंगे सीक्वेंस हमारा आएगा 4 के बाद 2 1 एंड 3, 4 2 1 3। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी सुधारक, ऑप्शन डी प्रताप। तो जो न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था उसका नाम था केसरी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, केसरी। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको उसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है बेस्ड ऑन द मूवमेंट दैट शेप्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पहले कौन सा आया फिर बाद में क्या हुआ, ये आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं इसके अंदर में। ऑप्शन 1 है जनरल डायर ओपन फायर एट द लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। जनरल डायर की बात कर रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट है फोर्स रिक्रूटमेंट कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जबरदस्ती लोगों को यहाँ पर अपना आर्मी में एनरोल किया था और उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ले गए थे लड़ने के लिए, ठीक है। फिर तीसरा था द डिफीट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर ऑफ तुर्की लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। और चौथे नंबर पर गांधी जी लॉन्च्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट दी रॉलेट एक्ट। देखो यहाँ पर आपने अगर डीप स्टडी कर रखी है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या हुआ था। इन सब में सबसे पहले हुआ था हमारा फोर्स रिक्रूटमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर में वो बहुत सारे लोगों को मरवाया था, उसमें ओपन फायर करवा दिया था। तीसरे नंबर पर आएगा हमारा तुर्की का ये इवेंट, और चौथे नंबर पर आएगा गांधी जी ने जो लॉन्च किया था सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आना चाहिए दिस, देन दिस, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन इट्स मीटिंग इन वर्धा on 14th July 1942 passed the historic Quit India resolution demanding the immediate transfer of power to Indians and quit India. How did the British government respond to the Quit India movement? देखो ऊपर ना आपको स्टेटमेंट दी है बेटा, क्वेश्चन तो ये है, स्टेटमेंट दी है रिकॉल कराने के लिए आपको कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन में एक्चुअल क्या है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए कैसे रिस्पॉन्ड किया था। ऑप्शन ए है दे वेलकम्ड द मूवमेंट एंड ऑफर्ड टू नेगोशिएट विद इंडियन लीडर्स। अरे नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं ना। दे यूज्ड फोर्स टू सप्रेस द मूवमेंट एंड अरेस्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। यस, ये तो हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस मूवमेंट को पूरा दबाने की कोशिश की थी और हजारों लोगों को अरेस्ट कर लिया था। दे इग्नोर द मूवमेंट, अरे कहां इग्नोर, कहां किया था भाई, ना, ये तो गलत है। They sympathized with the movement and offered it to grant India independence। बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने कहा था हम आजादी दे देते हैं भाई, हम तुमसे सिंपैथी रखते हैं, नहीं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी बेटा। नेक्स्ट आता है व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगन इन इंडिया।
कब स्टार्ट हुआ था? ये तो सिंपल है, 1919, 1921, 2022, तो करेक्ट आंसर इसका है 1921। तो बेटा आपके जितने भी मार्क्स आए हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। जितने भी नंबर आपके आए हैं, चाहे आपके 23 आए हैं आउट ऑफ 25 और 25 आउट ऑफ 25 आए हैं, वट जो भी आपके नंबर आए, इवन आपके मान लो 17 आए ना, तो भी घबराना मत बेटा। आपके कम नंबर भी आए हैं तो आप इस वीडियो को बार बार रिकॉल कर सकते हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जब आप 2-3 बार इसको कर लेंगे तो आपके 25 में से 25 करेक्ट आंसर हो ही जाएंगे पक्का। और ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम के अंदर में एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सबसे कम समय लगता है इसको करने के लिए, और इन्हीं में से क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप फटाफट उनके आंसर कर पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स बेटा। टेक केयर, बाय बाय।